हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आज के डिस्कशन में बड़े कम लोग आए। सर कम ही डाउट थे शीट में। कम थे तो अगर एक दो भी थे तो वो तो कुछ नहीं थे, या एक भी नहीं था। सर वो तो मतलब एक दो तो क्लियर ही हो जाते हैं जो आप वो भेजते हो पीडीएफ। अच्छा, मतलब वही वाले थे जो पीडीएफ पे भेजे गए हैं। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, एक तो कल का जो टेस्ट का टाइमिंग है जी, वो 12:30 का रहेगा। ओके, तो 75 से 80 मिनट के आसपास का टेस्ट का टाइमिंग रहेगा। वो टेस्ट के ऊपर लिखा ही होगा, ठीक है, वो तो आप लोग देख ही लेंगे। तो टॉपिक आप लोगों को पहले से पता ही है ना, पैराबोला एंड एलिप्स। ओके जी। यस सर। तो अभी आगे थ्योरी स्टार्ट करें हाइपरबोला की। हाँ जी, कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? यस सर, हो गए हैं क्वेश्चंस? कितने दिए थे? 2 दिए थे सर। ओके, क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार वो समझा दो जो आप कल पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में एंगल समझा रहे थे कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो उसमें वो सीधा सीधा रिजल्ट देखो। अगर थीटा आपका, वो टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोबारा से, तो थीटा अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का है, तो जो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, विच इज पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा a sin थीटा है, क्या वो भी सेकंड में ही रहेगा? क्या वो सेकंड में रहेगा कि नहीं रहेगा? थीटा अगर आपका 90 से 180 होगा तो कॉस नेगेटिव होगा ना, यस सर। और साइन पॉजिटिव होगा। यस। मतलब p का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया, यस सर। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, यस सर। तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ओके सर। और q पॉइंट के बारे में बात करो, जो का थीटा 90 से 180 होगा तो सेकंड थीटा क्या होगा? नेगेटिव। तो मतलब Yes, sir. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? जब आपका थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज 90 से 180 होगा, तो tan थीटा भी नेगेटिव होगा। Yes, sir. मतलब y भी नेगेटिव। Yes, sir. मतलब q क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। Okay, sir. ये वैल्यूज ही है सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। हाँ जी, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में दिए थे। यस, क्वेश्चंस बताइए क्या क्या दिए थे जी। an ellipse and hyperbola have same foci and conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse. ये एलिप्स बना लिया, ये हाइपरबोला बना लिया जी। और बोला क्या गया है, दोनों का फोकस, दोनों के फोकस की वैल्यू सेम है ना, दोनों के फोकस की कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ जी। Yes. फिर उसके बाद Minor axis of ellipse is equal to conjugate axis of hyperbola. ठीक है, आगे। If E and E bar are their eccentricities, prove that 1 by E square plus 1 by E bar square equals to 2. हाँ जी, कैसे करना है? से रिलेशन ही बन रहे हैं 2-3, क्या? जो 2-3 रिलेशन बन रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उन्हीं पर क्यों हो रहा है। देखिए, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है तो इसकी इक्वेशन ऐसी मानी जा सकती है ना, और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या मानी जा सकती है? एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर है ना। स्मॉल ए तो जब यहाँ पे यूज कर लिया तो मैं स्मॉल ए यहाँ पे नहीं यूज कर सकता, राइट। तो इसकी इक्वेशन में क्या मानूंगा, एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कितना ठीक है? अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि इन दोनों का
इन दोनों के फोकस सेम है। मतलब अगर मैं यहां से इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लूं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और फिर ए इंटू ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें ई अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ओके, Yes. क्या ऐसा बन जाएगा? हाँ जी, इतना ठीक है। यस तो मतलब एलिप्स के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक। Yes. यस सर। फिर हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर इंटू ई हाइपरबोला स्क्वायर माइनस 1। राइट। अब यहां से भी ये सेम पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे हाइपरबोला के हिसाब से निकालने हैं तो मैं क्या निकालूंगा? कैपिटल ए इंटू ई एच, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, है ना? तो उसके लिए ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर क्या बन जाएगा? कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ए इंटू ई एच कितना हो गया जी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। तो हाइपरबोला के हिसाब से हमें इसके फोकस के कोऑर्डिनेट ये आ गए। राइट। अब क्योंकि ये दोनों का फोकस सेम होना है तो 1 और 2 को इक्वेट करा देंगे। तो अंडर रूट, दोनों के अंडर रूट काट देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये एक रिलेशन आ गया है। और क्या बताया गया जी हमें? दोनों के फोकल लेंथ सेम है, सॉरी दोनों के माइनर मतलब हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है और जो एलिप्स का माइनर एक्सिस का लेंथ है वो दोनों बराबर बोले गए हैं, है ना? Yes. B equals to capital B हो गया। तो B इक्वल्स टू कैपिटल बी भी दिया गया है। सर ये आपने कैसे करा अभी, मतलब बी इज इक्वल टू कैपिटल बी? बेटा हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ कितनी होगी? 2b। यस सर। और एलिप्स की माइनर एक्सिस लेंथ क्या होगी? स्मॉल 2b। अच्छा ठीक है सर। ओके। यस सर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसकी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। सॉल्विंग करने के लिए एक सेकेंड, हमें इस फॉर्म की बजाय हमें इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes. और इसेंट्रिसिटी के साथ साथ में हमें बी के टर्म्स में लिखना चाहिए। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है जी। Yes. और कैपिटल ए स्क्वायर को लिख लेते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, कैपिटल ए स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन ई एच स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों को यहां से पुट कर देते हैं। तो ये क्या होगा? स्मॉल ए की वैल्यू पुट कर देते हैं बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। ए स्क्वायर बन गया कैपिटल बी। अब कैपिटल बी और स्मॉल बी बराबर है तो इसकी जगह मैं स्मॉल बी भी रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। Yes. और इधर भी अगेन स्मॉल बी हम लोग रख देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक जगह से इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, वो सब कट जाएगा बी स्क्वायर। तो बाकी जो ई बचे हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, उसमें एक रिलेशन दिख रहा है। तो 1 माइनस एलसीएम कर दिया जाएगा, 1 प्लस
ठीक, अब यहाँ से इधर से 1 कट गया, इधर से ये 1 कट गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का उल्टा कर देता हूँ। मतलब अगले वाले स्टेप में कर लेंगे, चलो। अब दोनों को रोटेट कर देता हूँ, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर ऊपर ले आता हूँ, न्यूमरेटर नीचे ले आता हूँ। तो अभी तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी ना। यस सर। अब यहाँ पे इसको -1 कर लेते हैं, इधर में ये 1 हो जाएगा और ये -1/h² हो जाएगा। अब इनको इधर शिफ्ट करा दो, हाइपरबोला वाले को इधर शिफ्ट करा दो, और ये -1 इधर जाकर +2 बन गया। क्या ये सोल्यूशन समझ में आया है? Yes, sir. Yes. हाँ जी, इस सोल्यूशन में कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड Yes. क्वेश्चन क्या था? Prove that the focus of an ellipse and its conjugate hyperbola are the vertices of a square. हो गया क्या वो प्रूफ? नो सर। No, sir. देखिए, अगर मैं एक हाइपरबोला बनाऊं, तो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके फोकस क्या होगा, AE,0 होगा, ठीक, और दूसरे तरफ -AE,0 होगा। तो मैं इसको AE के टर्म्स की बजाय मैं इसको AB के टर्म्स पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसके इसेंट्रिसिटी क्या होगी, b² = a² × e² - 1। तो मैं सीधा AE यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो a² क्या बन जाएगा, a² + b²। तो मतलब AE कितना हो जाएगा जी, √a² + b²। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट क्या मैं ये इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स -√a² + b² 0 बोल दूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल देता हूं भाई √a² + b² 0। क्या मुझे ए बी के टर्म्स में दोनों फोकस मिल गए हैं, स्टैंडर्ड मेन हाइपरबोला को? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला बनाएंगे। कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला ऐसा बन के आएगा, ठीक है, बन जाएगा। क्या है जी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, x² / a² - y² / b² = -1. अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है भाई, 0, b एंड 0, -b. -b। अब इसमें भी e के टर्म्स की बजाय है ना, e की बजाय हम लोग ए बी में ही कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें Yes. ABE का क्या रिलेशन होता है कि a² = b² a² = e² - 1. अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो e है, मेन हाइपरबोला का जो e है, और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का e है, वो दोनों बराबर नहीं होगा। मैं टर्म जरूर सेम रख रहा हूं, बट वो बराबर नहीं होगा। अब चाहे तो मैं इसको e' कर देता हूं, ओके। ये तो सेम नहीं होते वे। सेम कैसे हो जाएगा भाई, फॉर्मूला अलग है तो। नहीं से मतलब कि हाइपरबोला को एक टाइप से रोटेट ही करते हैं हम कॉन्जुगेट में, तो नहीं, वो अलग अलग होते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला को हमने रोटेट नहीं किया है। जो मेन वाला हाइपरबोला है उसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं मिलेगा। ओके सर। Yes, sir. Okay, sir. मतलब आप इसको समझने के लिए ऐसा समझते हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं इस हाइपरबोला को रोटेट करूंगा तो इस हाइपरबोला का शेप यही होगा, लेकिन इक्वेशन ये नहीं होगा।
सर पर एलिप्स वाले केस में भी तो हम ऐसे ही करते थे। अरे वो एक समझाने का तरीका है बेटा। ओके। यस सर। और एलिप्स में तो दोनों में प्लस भी रहता है, जैसे मैंने आपको पहले उस टाइम भी बताया, दोनों में बीच में प्लस होता है, इनमें तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है ना। Yes, sir. तो अब आप इसमें है ना कंफ्यूज मत हो जाओ। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मेन हाइपरबोला को रोटेट करके नहीं बनाया गया है। मतलब रोटेट करके जो चीज बोली जाती है वो जस्ट समझाने का चीज है। शेप यही होगा। कॉन्जुगेट अगर मैं मेन हाइपरबोला को 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो शेप यही होगा, लेकिन इक्वेशन तो फर्क होगा ना। हो सकता है Yes, ना sir. भाई, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये एक एलिप्स है और इसी के जैसे और भी तो एलिप्स बन सकते हैं ना, इसी के शेप जैसे और भी तो एलिप्स बन सकते हैं यस ना। सर। तो शेप यही है, सेम है, बट इक्वेशन अलग होगी। ओके सर। और वो हमें फॉर्मूला भी तो बता रहा है भाई। अगर दोनों का सेंट्रिसिटी सेम होता तो क्या फिर फॉर्मूला अलग होता क्या, सेंट्रिसिटी ए बी का रिलेशन? नो सर। ठीक है ना। यस सर। और हम आप लोगों को याद होगा, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, 1/e² प्लस 1/e' इक्वल्स टू 1, ये वाला क्वेश्चन भी किया था। यस सर। तो अगर दोनों की सेंट्रिसिटी सेम हो जाएंगे फिर तो भाई e' और e लिया ही क्यों है, दोनों को e ले लो, सीधा सीधा 1/√2 वैल्यू भी आ जाएगी इसकी। Yes. ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है जी, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। क्या अब इसका जो जो सेंट्रिसिटी है वो e' है। तो अब हमें be' की वैल्यू निकालनी है, तो be' की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए सीधा सीधा अगेन a² प्लस b² बन गया, b² इंटू e'², तो मतलब b इंटू e' की वैल्यू कितनी आ गई, √a² प्लस b² होगा क्या। मतलब Yes. इसके कोऑर्डिनेट्स, ये वाला जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए हैं, √a² प्लस b²। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हो गए हैं -√a² प्लस b²। तो इस तरीके से क्या हमें चारों के चारों कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। यस सर। यस सर, और सर डायगोनल भी सेम हो गया है। तो डायगोनल लेंथ सेम है और परपेंडिकुलर भी है। यस सर। अगर परपेंडिकुलर हो डायगोनल तो भाई रोम्बस बन जाता है, और बराबर हो तो फिर वो रोम्बस स्क्वायर भी बन जाता है। स्क्वायर बन जाता। और आप चाहें तो भाई स्लोप की हेल्प से इनका प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, चारों 90 डिग्री आ जाएंगे, लेंथ भी बराबर ही आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट ही पता चल गया, तो क्या स्क्वायर वेरीफाई करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक। Yes. चलिए अब हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है जी हाइपरबोला में वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। एक हाइपरबोला की पोजीशन, भाई इसके बारे में मैंने पहले भी बातें बहुत करी है ना, पैराबोला में भी इलिप्स में भी है ना। सर आपने एक पॉइंट हेडिंग में मिक्स कर दिया। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। भाई अगर एक पॉइंट दिया गया है, एक एलिप्स दिया गया है, तो हमें जज करना है कि भाई वो पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है ना, या ऑन द है ना। तो सेम चीज हम लोग हाइपरबोला के लिए भी करेंगे। और हाइपरबोला में सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, जनरल के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती नहीं है, कोई भी नहीं पूछता, तो सिर्फ स्टैंडर्ड तक ही काफ़ी है। ओके, तो दोनों स्टैंडर्ड के बारे में बात कर सकते हैं हम। तो पहले स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू 1, इस हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में कैसे पता चलेगा कि भाई पॉइंट जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड। देखो अगर आपको जनरल भी चेक करना पड़े तो वो भी चेक करना है ना, ज्यादा मुश्किल पड़ेगा नहीं, उसका भी जस्ट है ना हम लोग एक मतलब एक आइडिया देख लेंगे, बट कोई पूछता नहीं। ओके,
अब ये अगर हाइपरबोला हमने बनाया है तो सबसे पहले तो भाई हमें ये भी पता हो कि हम लोग किस पार्ट को इनसाइड बोलते हैं, किस पार्ट को आउटसाइड बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? इनसाइड। इनसाइड। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या है? इनसाइड। इनसाइड। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये आपके इनसाइड पार्ट कहलाते हैं, और ये वाला पार्ट आउटसाइड। आउटसाइड। ये वाला पार्ट आपका सारा का सारा आउटसाइड कहलाता है, ये रेड वाला इनसाइड कहलाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई इनसाइड कहते किसको, ठीक है। अब इस हाइपरबोला, इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में हम कैसे जज करेंगे कि भाई इनसाइड है या कोई पॉइंट है आउटसाइड? सेंटर जहां लाई कर रहेगा वो आउटसाइड होएगा। सेंटर जहां लाई करेगा वो आउटसाइड होगा, बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है जी। एक हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में सेंटर हमेशा आउटसाइड होने वाला है। सेंटर हमेशा हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में आउटसाइड होने वाला है, ठीक है। इस डेफिनेशन की हेल्प से आप किसी भी जनरल हाइपरबोला को भी डिस्कस कर सकते हो, पर जैसा मैंने आपको बोला है ना, उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। बट ये एक बेसिक थ्योरी बन जाती है कि भाई एक सेंटर ऑफ हाइपरबोला हमेशा आउटसाइड है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला की इक्वेशन में वैल्यू डाल के जो साइन देंगे, लेट्स से पॉजिटिव साइन दे दिया, तो हम लोग ये कहेंगे कि हाइपरबोला के आउटसाइड लाइक करने वाले सारे के सारे पॉइंट भी क्या होंगे? पॉजिटिव साइन का ही रिजल्ट देंगे। अगर सेंटर ने हाइपरबोला के इक्वेशन में वैल्यू डाल के नेगेटिव आंसर दिया, तो मतलब आउटसाइड वाले सारे पॉइंट क्या देंगे? नेगेटिव आंसर देंगे, और इनसाइड वाले ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट साइन का रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक थ्योरी विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। हम लोग स्टैंडर्ड के केस में क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड वाले दोनों टर्म है उनको राइट की तरफ शिफ्ट करा देते हैं, फिर वहां पे वैल्यू डालते हैं, ओके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए हमें जो पॉइंट दिया गया है वो है जी P विच इज अल्फा कॉमा बीटा, और हमें जज करना है कि भाई P जो अल्फा कॉमा बीटा है वो इसके आउटसाइड है या इनसाइड है। तो आपने क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराएंगे तो ये 0 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन जाएगा, ओके। तो अब इसमें वैल्यू डालनी है, ओके, इसमें वैल्यू डालनी है। इसमें आप राइट से लेफ्ट को नहीं शिफ्ट कराते, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करा देते हैं, ओके। या आप ऐसा भी कह सकते हो, आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, इस तरीके से याद रख लो इसी। तो अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देंगे जी, तो उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके उसको S1 बोल दिया। तो इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में सीधा सीधा रिजल्ट क्या बनेगा? अगर ये S1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड। आउटसाइड। क्या हम लोग इसको इजीली जज कर पा रहे हैं? कैसे जज कर पाएंगे कि भाई जब अगर ओरिजिन की वैल्यू जो कि सेंटर है, ओरिजिन की वैल्यू यहाँ पे डालता तो एक पॉजिटिव आंसर आता ना, 1 आता ना। तो अगर ओरिजिन यहाँ पे वैल्यू डाल के एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आउटसाइड लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव साइन दे। तो अगर S1 पॉजिटिव हो गया तो मतलब पॉइंट आउटसाइड हो गया, और अगर S1 नेगेटिव हो गया तो पॉइंट इनसाइड हो गया, और अगर S1 0 हो गया तो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला हो गया। क्लियर? यस सर। सर आपने 1 को लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट करा? हमारे उससे रिजल्ट सारे उल्टे हो जाएंगे यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर हमें उल्टा याद रखना पड़ेगा कि अगर S1 नेगेटिव आंसर आएगा तो वो आउटसाइड होगा, S1 पॉजिटिव होगा तो इनसाइड होगा। तो उसमें कोई Yes. हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस मैंने ये सोचा, मतलब मैं इस तरीके से करवाता हूँ कि भाई देखो अभी तक हमने जितने भी चीजें करी हैं उसमें हमने यही पाया है कि भाई अगर S1 पॉजिटिव हो तो आउटसाइड, S1 नेगेटिव हो तो इनसाइड। यही तो रिजल्ट पड़े हैं अभी तक जितने भी पड़े हैं, है ना। तो फिर इसमें मैं मतलब उल्टा अगर रिजल्ट करा देता हूं तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है।
फिर वो भूल जाएंगे हम लोग कि भैया S1 इस केस में क्या S1 अगर नेगेटिव होगा तो आउटसाइड होगा जी, तो फिर वो भूल जाएंगे। तो बेटर है कि हम लोग इसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करा के उसके टर्म्स में रिजल्ट बना लेते हैं भाई, है ना। और जनरलाइज तरीका तो आप सब समझ ही रहे हो, है ना, कि अगर सेंटर पॉजिटिव दे रहा है मतलब आउटसाइड वाले सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव साइन देंगे। अब दूसरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला देख लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस। इस वाले हाइपरबोला में क्या होगा, डायग्राम आपका ऐसा होगा। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका इनसाइड पॉइंट कहलाएंगे, और ये वाले पॉइंट आपके आउटसाइड कहलाएंगे। तो अगेन इसमें भी आप ऐसा ही बोलोगे कि सेंटर हमेशा क्या रहने वाला है, आउटसाइड द हाइपरबोला रहने वाला है। तो उसके बेसिस पे सारे के सारे रिजल्ट देखे जाएंगे। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें वापिस से है ना लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट नहीं कराना, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करा देना है जी, और फिर उसमें वैल्यू डालनी है जी। तो उसको अलग से हम लोग S1 बोल दें, तो अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। ओके जी, राइट से लेफ्ट को शिफ्ट करा के फिर वैल्यू डाल देना है। यहाँ पे भी अगर S1 पॉजिटिव आया तो रिजल्ट क्या रहेगा, पॉइंट आउटसाइड, नेगेटिव आया तो इनसाइड, और 0 आया तो ऑन द हाइपरबोला। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? यस सर। सबको ये रिजल्ट क्लियर है? यस सर। स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए आप सीधा सीधा ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। अदरवाइज जो हमने जनरलाइज तरीका देखा है कि सेंटर हमेशा आउटसाइड रहने वाला है हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप उस कंसेप्ट से भी चीजों को याद रख लेंगे तो भी सही है। ठीक, आगे चले थ्योरी में। यस सर। Yes. थ्योरी का अब हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत तो नहीं है ना, सिंपल सा वही है कि भाई पॉइंट जब दिया है तो तो उस टाइप के क्वेश्चन तो हमने पैराबोला में भी करे हैं, एलिप्स में भी करे हैं, है ना, सेम ही टाइप की चीज है। Yes, sir. वैसे भी आप लोग बोर हो गए अब तो। यस Yes, यस सर, sir. रिपीट हो रही है यस बार-बार। सर, अब तो थोड़ा कुछ नया ये- चाहिए होता है। हाइपरबोला तक आते आते ऐसा ही होता है सबके साथ। सर नेक्स्ट हमने बाइनोमियल करना है। बिल्कुल जी, और मैं आपको जो थ्योरी पढ़ा भी रहा हूँ ना, मैं उसी ऑर्डर में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। जिस ऑर्डर में हमने एलिप्स में थ्योरी पढ़ी या पैराबोला में थ्योरी पढ़ी थी, उसी ऑर्डर में सारी की सारी थ्योरी इसमें भी पढ़ रहे हैं, है ना। कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड के बारे में बात किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे, है ना, कुछ कुछ रिजल्ट्स बना लिए, फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड हाइपरबोला या पहले एलिप्स पैराबोला, है ना, सब डिस्कस किया था, राइट। तो जिस ऑर्डर में सर हमने इससे सर वो रिलेशन बहुत अच्छा बैठ जाता है, जो पहले का पढ़ा होता है ना, वो बिल्कुल, दिमाग में कोरिलेट बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए मैं है ना उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें है ना, मतलब आपको स्ट्रेस ज्यादा ना देना पड़े, है ना, उसी ऑर्डर में चीजें याद हो जाए अच्छे से। और हम लोग ज्यादा थ्योरी में टाइम नहीं लगाएंगे, जो जो चीजें सेम है उनमें ज्यादा टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उनमें अगर टाइम लगाने लग गए तो फिर चैप्टर और लंबा लगेगा, है ना, और बोरिंग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है जी इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए हाइपरबोला। तो एक लाइन अगर और एक हाइपरबोला कर दिया है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कैसे निकालना है ना, वो सब के बारे में यहाँ पे बात होगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं जी। सर y is equals to mx plus c पुट करनी है ना बस इक्वेशन में। बिल्कुल जी, यहाँ पे हाइपरबोला दिया गया है, ये लाइन हमें दिया गया है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हम चाहते हैं भाई इस लाइन का इस हाइपरबोला के साथ क्या इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो डायग्राम वाइज सिनेरियो कुछ ऐसा बन के आ सकता है, ये लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c कुछ इस टाइप का हो सकता है।
इस टाइप का कुछ बात बन सकती है। तो अगर हाइपरबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो वापस से क्या करना है, y को x के टर्म में यहाँ पे पुट कर दो। y को x के टर्म में जब पुट कर देंगे फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, x में बन जाएगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mc a स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो x में बेटा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं फिर तो बेटा सीधा सीधा ये क्वाड्रेटिक बना के इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लीजिए, x की वैल्यूज निकाल लीजिए। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, पहली वैल्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकाल लोगे, दूसरे x की वैल्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करके दूसरा पॉइंट निकाल लोगे। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स कैलकुलेट करना है तो ये प्रोसीजर रहेगा। अब नॉर्मली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम लोग अगर एक लाइन और एक हाइपरबोला दिया गया है तो हम इस चीज में जाने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि लाइन टच करेगा या कट करेगा या कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वो सारी चीजें किसके ऊपर डिसाइड होंगी जी, रूट्स के डी की वैल्यू पे, है ना। क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बेसिस पे हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में लाइन दो जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है या एक भी जगह पे कट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलेंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल रहे हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर डी 0 हुआ तो क्या बनेगा, टैंजेंट, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो नो इंटरसेक्शन। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिनेरियो अगेन डी इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है जी। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। Yes. तो फिर से हम लोग यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैलकुलेट करेंगे कि जो भी हमें वैल्यूज टर्म्स दिए गए हैं ए बी एम सी, इनमें चारों में क्या रिलेशन हो ताकि ये जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को टच करे। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसके लिए हम d इक्वल टू 0 कराएंगे और d अगर हम लोग d कैलकुलेट करेंगे ना तो d आएगा क्या, ये आएगा क्या। इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा सॉल्व करके। This is the condition of tangency. ए बी एम सी में अगर ये रिलेशन होल्ड होगा तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हाइपरबोला को डेफिनेटली टच करेगा। अगर ए बी एम सी में ये वाला रिलेशन होगा तो लाइन डेफिनेटली हाइपरबोला को टच करेगा। इसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो लाइन है वो डेफिनेटली क्या होगा, tangent on parabola, sorry, hyperbola. ऑलवेज अ tangent टू हाइपरबोला x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
क्या इतना समझ में आया है? क्या इतना समझ में आया Yes, है? sir. यस Yes. तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी रखना होगा, है ना? पहले भी हम लोग पढ़े ही है ना, एलिप्स में जब भी हमने बनाया है या पैराबोला में भी बनाया है, तो इस टाइप के फॉर्मूले की हमने बहुत, है ना, बहुत जगह पर अप्लाई किया है। तो हाइपरबोला में भी इसे याद रखना होगा जी, अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अगर मैं इस टाइप की लाइन को पिक करूंगा तो डेफिनेटली एक टेंजेंट होने वाला है टू द हाइपरबोला x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, इतना क्लियर? यस सर। अब ये तो हो गया बेटा स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए हमारा फॉर्मूला। अगर जनरल हाइपरबोला आता, देखिए हम लोग जनरल हाइपरबोला के लिए कोई, है ना, रिजल्ट वगैरह नहीं बनाते हैं, पहले भी नहीं कभी किसी के लिए बनाया, तो इसके लिए भी नहीं बनाते। तो अगर किसी एक लाइन को, किसी एक हाइपरबोला को टच करना है, तो उसका सीधा सीधा कंडीशन क्या लगेगा कि उस लाइन का हाइपरबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट कराया जाए और डी को 0 बनाया जाए। ये कंसेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. और ये वाला कंसेप्ट आपका हर एक टाइप के हाइपरबोला के लिए लगेगा, राइट? तो अगर आपका जनरल हाइपरबोला आ जाए, फिर तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगा के ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, फिर आप चाहे तो ये कंसेप्ट लगा के कर लें, आप चाहे तो आपके पास ये फॉर्मूला भी है। जो दोनों में से आपको ठीक लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आपको उस लाइन का हाइपरबोला के साथ इंटरसेक्शन करा के डी को 0 कराना पड़ेगा। तो जनरल हाइपरबोला के लिए तो कंसेप्ट ही है, आपको वो कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के लिए हमने फॉर्मूला भी बना दिया। और मेरा सजेशन ये है कि स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड के लिए तो ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चले। अब यहां पे भी इस फॉर्मूले में अगर आप ऑब्जर्व करें तो c की वैल्यू में क्या आया है? प्लस माइनस आया है क्या? तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर m की एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नहीं, कितने हैं? दो दो टैंजेंट बन जाएंगे। दो टेंजेंट्स हैं। जैसा एलिप्स में भी आया था, सर्कल में भी आया था, लेकिन पैराबोला में एक ही आया था, है ना? वहां पे कोई प्लस माइनस नहीं आया था। c इक्वल्स टू a बाय m आया था, तो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय हमने फॉर्मूला बनाया था, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। तो पैराबोला में एक ही आता है, एक स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही टेंजेंट आता है, लेकिन एलिप्स में, सर्कल में, हाइपरबोला में एक स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग दो टेंजेंट बन जाते हैं। Yes. ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes. यस सर। Sir, हाँ जी। सर अगर कोई लाइन है, मतलब जैसे हाइपरबोला के दो पार्ट्स होते हैं, हम्म, एक को करते हैं वो, अभी मतलब करते हैं वो, करते हैं आगे करते हैं। ऊपर सारे चीजें आपकी क्लियर होंगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी देख ही लेते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, एलिप्स पैराबोला के लिए भी यहाँ पे भी है। तो अगर आपका ये टैंजेंट है, ये लाइन है ना, आपका टैंजेंट दिया गया है, और ये आपका हाइपरबोला है जी, और हम, अब क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है ना, इक्वेशन ही इस टाइप से लिखी गई कि डेफिनेटली इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट होगा, तो भाई इस लाइन का इस हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है जी माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, ये फॉर्मूला है। अब ये मैं माइनस प्लस क्यों ले रहा हूं? वाई नॉट प्लस माइनस? देखिए मैं माइनस प्लस इसलिए लिया कि अगर आप यहां पे प्लस वाला वैल्यू उठाएंगे, ठीक से, इसलिए ले रहे हैं ना,
ऐसा ऐसा लिखो, ओके। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं सी प्लस वाला लूंगा तो मतलब माइनस वाली वैल्यू आंसर हो जाएंगे, अगर मैं सी माइनस वाला लूंगा तो फिर वो प्लस वाला वैल्यू जाएगा, राइट। ओके जी। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे चले। अब ये जो बेटा हमने रिजल्ट बनाया है ये इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए बनाया है। जो दूसरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसका रिजल्ट अभी हम लोग देखते हैं। एलिप्स के केस में तो मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों ही स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए फॉर्मूला सेम है, रिजल्ट सेम है, कुछ भी अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए इक्वेशन सेम ही होती है। वो तो अब ए और बी की वैल्यू बस ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी वजह से वो कर्व चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जब हम लोग है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं तो वहां पे तो ए और बी की वैल्यू को कुछ पुट भी नहीं कर रहे होते कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो इसीलिए एलिप्स के केस में हमारे रिजल्ट सेम आते हैं दोनों टाइप के स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए। लेकिन हाइपरबोला में क्योंकि इक्वेशन का ही फर्क है तो इस वजह से रिजल्ट भी हल्का सा चेंज आ जाएगा। क्या होगा उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसके लिए अब हम बात करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन तो ये है ही, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अगर बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है फिर तो आप सीधा सीधा है ना प्रोसेस ही लगा लोगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो, है ना। y को x के टर्म में यहाँ पे पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, रूट निकाल के आंसर आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये कंडीशन वगैरह लगा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो अगर तो पॉइंट ही निकालने हैं फिर तो सीधा सीधा y को x का टर्म में पुट करके सीधा सीधा क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो। बात आती है टेंजेंट की कंडीशन, है ना। हम उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, ठीक। उसके लिए हमें दोबारा से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पिछले हाइपरबोला का जो रिजल्ट हमने बनाया है उसी से इसी को कोरिलेट करा दूंगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इस -1 को ना इधर शिफ्ट करा देते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस इक्वेशन? Yes, sir. ऐसा समझ लो कि हमने -1 से दोनों तरफ डिवाइड करा दिया, तो राइट हैंड साइड +1 बन जाएगा और इधर डिनोमिनेटर में -a², इधर डिनोमिनेटर में -b² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे इस हाइपरबोला का और इस हाइपरबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैलकुलेट करना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? A square को माइनस a square से रिप्लेस कर देंगे. a स्क्वायर को -a से रिप्लेस कर देंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि c स्क्वायर इक्वल्स टू, पिछले वाले के लिए c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें पिछले वाले हाइपरबोला में और इस वाले हाइपरबोला में क्या फर्क है? a स्क्वायर की जगह -a² आ गया है Yes, sir. और b स्क्वायर की जगह -b² आ गया है। बाकी तो सारा तामझाम सेम ही है ना। Yes, sir. आप चाहे तो आप इसको ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इसको आप कैपिटल A² बोल दें और कैपिटल AB के टर्म्स में तो सीधा सीधा वही वाला फॉर्मूला लिख ही दिया जाएगा, है ना। उसमें क्या ही गलती है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट हम पिछले वाले हाइपरबोला के लिए बना चुके हैं
इसको जस्ट को रिलेट करके ही सॉल्व कर लिया जाएगा। तो पिछले वाले हाइपरबोला के लिए ये रिजल्ट आया है, उससे हम इसे कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes. तो आप लोगों ने इसे याद भी इसी तरीके से रखना है। मैं जैसे पहले है ना एलिप्स के लिए पैराबोला के लिए बोलता था कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे उस स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस हाइपरबोला से रिलेटेड ही होने वाले हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी हाइपरबोला से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो हम लोग उन्हीं के फॉर्मूले भी याद रखते हैं, बाकियों के कोई फॉर्मूला याद भी नहीं रखते। तो ये इस हाइपरबोला के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बनाना आना चाहिए। ओके, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या होगा, टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है जी, वो इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट बन गया। ठीक, चलिए आगे चले। Yes. अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना है ना, खुद से निकाल लेना, कुछ फर्क तो होना नहीं चाहिए, सही आ जाएगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर प्लेस कर दो, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर प्लेस कर दो। ओके, उसी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। आगे चले। Yes. यस चलिए हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, और जो थ्योरी अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये थ्योरी पहले कभी नहीं डिस्कस हुई है। पैराबोला एलिप्स सर्कल में कभी कहीं ये डिस्कस नहीं हुआ है, जो पॉइंट अब डिस्कस होने वाला है, क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। और ये जो भी रिजल्ट हम लोग लिखेंगे वो सारे के सारे रिजल्ट किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, हमारा जो मेन हाइपरबोला है उसके रिस्पेक्ट में लिखे जाए। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ यहाँ पे नोट्स लिखने वाले हैं। ये नोट्स किस है ना, किस टाइप में है, हम लोग इस स्लोप के ऊपर, लाइन की स्लोप के ऊपर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर m का जो मॉड वैल्यू है वो b बाई ए से छोटा होगा तो क्या होगा। मॉड m इज लेस देन b बाई ए, मॉड m लेस देन b बाई ए मतलब m की वैल्यू माइनस b बाई ए से लेके प्लस b बाई ए के बीच में अगर होता है तो क्या होगा, है ना, उस चीज की यहाँ पे बात हम लोग करेंगे। अब आप इसके लिए ना इस फॉर्मूले में ऑब्जर्व करना, ये जो C की कंडीशन हमारे पास निकल के आई है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो निकल के आया है, इसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बेटा। Yes. मतलब दो नंबरों के बीच का सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। यस सर। सर
अगर दो नंबरों के बीच का सब्ट्रैक्शन हो तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे इस केस में सिंपल सी वैल्यू अगर आप सोचें, m को अगर मैं 0 डाल दूं, m को अगर मैं 0 डाल दूं तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। yes, और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया टेंजेंट नहीं पॉसिबल होगी। तो फिर वो Yes, तो sir. c हमारा रियल आएगा ही नहीं, Yes, फिर sir. बात रियल नंबरों की ही करेंगे यहाँ पे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes, तो क्या मैं इस इक्वेशन से ऐसा कह सकता हूं कि हम हाइपरबोला के केस में, हाइपरबोला के केस में m की कुछ ऐसी वैल्यूज भी अवेलेबल होती हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ही ना बने। हाइपरबोला के केस में m की कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ही ना बने। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। यस सर। yes, अब यही चीजें अगर आप एलिप्स वाले फॉर्मूले को रिकॉल करो या पैराबोला में रिकॉल करो या सर्कल में रिकॉल करो, वहां पे हमें क्यों नहीं इन चीजों की जरूरत पड़ी, इस पॉइंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वहां पे हर जगह प्लस था। हर जगह प्लस था, सर्कल में भी प्लस था, r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर था। यस तो सर। पॉजिटिव Yes. नंबरों का सम हो रहा था तो अंडर रूट हमेशा ही सॉल्व होगा ही होगा, सोचना ही नहीं पड़ रहा। एलिप्स में भी ऐसा ही था, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, है ना? तो अगेन वहां पे भी सम ही था, तो सोचना ही नहीं पड़ रहा था कि नेगेटिव हो भी सकता है कि नहीं हो सकता अंडर रूट के अंदर, है ना? और पैराबोला में तो अंडर रूट आता ही नहीं है, वहां पे तो सीधा सीधा a बाय m आ जाता है। तो अभी तक एलिप्स, पैराबोला, सर्कल में हमें इस पॉइंट को सोचना भी नहीं पड़ा कि क्या कोई ऐसा लाइन का स्लोप हो सकता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टैंजेंट ही ना बने। ऐसा नहीं आया केस। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि भाई m की हर एक वैल्यू के लिए टैंजेंट पॉसिबल होता है, ठीक है ना? लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता। हाइपरबोला में m की कुछ ऐसी वैल्यूज निकल के आ सकती हैं जिसमें ये टैंजेंट ना बने, और वो वैल्यूज हैं कौन सी? ये वाली वैल्यूज पे हम क्या चाहते हैं? अगर हमें रियल टैंजेंट चाहिए, हम क्या चाहेंगे कि भाई ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव हो जाए, अंडर रूट के Yes, अंदर sir. पॉजिटिव हो जाए तो रियल टैंजेंट मिलेगा। जब उसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? m ग्रेटर देन b बाय या फिर m लेस देन माइनस b बाय, है ना? जो ये इंटरवल लिखा गया है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इंटरवल आ जाएगा इन शॉर्ट। ओके, Yes, sir. तो ये जो m की वैल्यूज हैं, इन m की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी टैंजेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। तो नो tangent possible for these values of m. ओके, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, अब अगर m की ये वाली वैल्यूज हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर m की ये वाली वैल्यूज कंसिडर करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? कि टैंजेंट तो देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि टैंजेंट तो नहीं होगा, टैंजेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? क्या ये लाइन, ऐसा हो सकता है कि लाइन हाइपरबोला को कट ही ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपरबोला को दो जगह पे कट करे? टैंजेंट तो नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तीन वैल्यूज, Yes. तीन चीजें ही होती है ना, या तो डी जीरो होना, या डी पॉजिटिव होना, या डी नेगेटिव होना, ये तीन चीजें तो होती है। अब डी जीरो वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया भाई, डी जीरो तो नहीं होने वाला, रह कौन सा गया? एक डी नेगेटिव वाला और एक डी
पॉजिटिव वाला। अब ये दो ऑप्शन खुले हैं, अब इनमें से देख रहा है कि क्या भाई इनमें से भी कोई ऑप्शन ऐसा है कि भाई जो होता हो ही नहीं सकता, उसको भी देख लेते हैं। अब अगर बेटा m को हमने, है ना, m को अगर हमने इस इंटरवल में लिया है तो यहां से ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। यस सर। तो अब आप ऐसा सोचो, अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक बोलूं कि भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, जिसमें p नेगेटिव हो r पॉजिटिव हो, तो भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा? Yes, sir. होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि Yes, p और r दोनों ऑपोजिट साइड के है ना, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव, और एक माइनस अलग से पहले से लगा हुआ है, तो ये -4pr भी क्या हो जाएगा, प्लस, और क्यू स्क्वायर तो प्लस होना ही होना है। क्यू तो Yes, पॉजिटिव sir. है नहीं है, हमें क्या मतलब, क्यू स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और -4pr भी पॉजिटिव ही होगा। तो इन शॉर्ट इस वाले सिनेरियो में आपका डी ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा, डी जीरो भी नहीं होगा, वो हमने पहले ही देख लिया है ना, डी जीरो भी नहीं होगा और डी नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इस वाले सिनेरियो में यानी कि इस वैल्यूज पे आपका डी हमेशा पॉजिटिव होता है, और डी अगर हमेशा पॉजिटिव है तो आपका जो लाइन है वो हमेशा दो जगह पे कट करेगा, हाइपरबोला को हमेशा दो जगह पे कट करेगा, ऑलवेज। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद हाइपरबोला। हाँ जी, रीजन समझ में आया सबको? Yes. यस Yes, sir. Yes. शॉर्ट में लिख लो भले, है ना, डी इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना, शॉर्ट में लिख लोगे तो आई थिंक रिकॉल हो जाएगा अच्छे से, है ना, बाद में। अब ये दूसरी बात है इस पॉइंट पे। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है इसमें? ये जो लाइन है, इस स्लोप वाली जो भी लाइन होगी ना, उस लाइन का इंटरसेक्शन हमें पता लग गया कि हमेशा दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेंगे, है ना, ना तो टेंजेंट होगा, ना ऐसा होगा कि भाई लाइन कट ही नहीं कर रहा है ना, वो भी नहीं होगा, तो हमेशा दो 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 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब वो दोनों पॉइंट कहां पे होंगे, दोनों लेफ्ट वाली ब्रांच पे होंगे, या दोनों राइट वाली ब्रांच पे होंगे, या फिर दोनों पॉइंट एक एक ब्रांच पे होंगे, दोनों लेफ्ट ब्रांच पे होंगे या दोनों राइट ब्रांच पे होंगे, या दोनों एक एक ब्रांच पे होंगे, वो कैसे पता लगेगा? फिर से, ये नेगेटिव था, आप इसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, Yes. ये तो पॉजिटिव हमेशा है। Yes. तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स का, है ना, एक्स का जो रूट आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो इस एक्स वाली क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट आएंगे उनमें एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है। तो भाई अगर एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा तो कब होगा, अगर एक पॉइंट आपका राइट ब्रांच पे हो और एक पॉइंट आपका Left branch. लेफ्ट ब्रांच। समझ में आया? Yes. points of intersection will lie on different branches। क्या ये चीज समझ में आई? Yes.
अब सर यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, एक और चीज करते हैं। अब इस सिचुएशन में ना काफी बच्चों को ये डाउट एक दिमाग में आता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि भाई लाइन इसको ऐसे कट करे और फिर ये लाइन इस हाइपरबोला को आगे जाके फिर से कट कर दे। ये यही लाइन दो जगह पे कट कर रही है और आगे जाके फिर से कट करते, क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन लगाई थी कि c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यही इंश्योर करी थी वो टच कर रही होगी सिर्फ। लेकिन दो पार्ट्स होने के कारण मतलब जो m की वैल्यू बन रही थी उस पे दो जगह टच कर गई, एक पहले पार्ट पे एक दूसरे पे। अरे भाई मैं इंटरसेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टचिंग की तो बात ही नहीं चल रही है। नहीं सर, वही तो, अगर टच करेगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना। और जो वैसे भी मतलब अरे तो भाई टच क्वाड्रेटिक, टच करा ही नहीं रहे ना, मैंने आपको क्या बोला? सर क्वेश्चन को समझा नहीं है भाई, क्वेश्चन को ही नहीं समझा भाई, तू कहना कुछ और ही दिमाग में तेरे चल रहा है। मैं ये ओके बोल सर। रहा हूँ कि भाई इन ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमें यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि राइट वाले ब्रांच पे एक जगह पे कट कर रहा है, लेफ्ट वाले ब्रांच पे कट कर रहा है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इस हाइपरबोला को, अभी तो मैंने इतना छोटा सा हाइपरबोला बनाया ना भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस हाइपरबोला को आगे और बढ़ाऊं और ये लाइन भी क्या हो, इस लाइन को भी आगे बढ़ाएं, तो क्या ये हाइपरबोला इस लाइन को आगे जाके कहीं कट कर दे? नो सर, नो सर। क्यों? सर तीन रूट्स हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली यस सर। एक लाइन और एक हाइपरबोला में जब भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो आप क्या करोगे, y को x के टर्म में पुट करोगे तो x में क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनेगी। जब x पे क्वाड्रेटिक ही बन रही है तो एक क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रियल रूट तो नहीं हो सकते ना, तीन रियल रूट तो नहीं हो सकते ना। तो जब तीन रियल रूट नहीं हो सकते तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी तीन कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई? यस सर यस। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो। अब थोड़ी देर पहले का ना तेरा डाउट आया था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक लाइन हाइपरबोला को टच करे और दूसरी ब्रांच पे जाके वो कट कर दे, यही था ना तेरा शायद doubt? यस। तो क्या वो होगा? नो सर। वो भी नहीं। सर सुन लो। मान लो ये एक लाइन है जो कि इसको टच कर रहा है ना, मान लो यहाँ पे टच कर रहा है ये लाइन, ठीक है। अब क्या ये लाइन लेफ्ट वाली ब्रांच को कहीं पे कट कर सकता है? लेफ्ट वाली ब्रांच को कहीं कट कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सर बिकॉज d इज इक्वल टू 0 आ गया उसका तो पहले d इज हमारा इक्वल टू 0 आ पहले d इज इक्वल टू 0 तो आ गया, इसके साथ साथ में एक और चीज यहाँ पे क्या बन रही है, एक ही रूट निकला। मतलब कि अगर मान लो कि ये लाइन लेफ्ट वाली ब्रांच को कट करवा दे, लेट से है ना, कट करवा दे, तो क्या होगा एक्चुअल में इस रिलेशन के, लाइन के और हाइपरबोला के टोटल कितने पॉइंट बन जाएंगे? टोटल 3 पॉइंट बन जाएंगे। 3। जो जहां पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो कर्व को टच करता होता है, वो पॉइंट फिर एक पॉइंट नहीं रहता ना, वो दो दो पॉइंट इक्वल पॉइंट बन जाते हैं, यस सर। है ना। तो जब आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो उस क्वाड्रेटिक के 3 रूट थोड़ी आ जाएंगे कि उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट तो 2 बराबर वाले रूट आ गए और एक रूट अलग वाला रूट आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं है? तो अगर कोई लाइन हाइपरबोला को किसी एक ब्रांच पे टच कर जाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो लाइन हाइपरबोला को दूसरी ब्रांच पे कहीं ना कहीं जाके टच कर जाए या कट कर जाए, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर वो एक्चुअल में उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फिर वो 2 से ज्यादा बन जाएंगे और क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट होते नहीं है। हाँ जी, सबको रीजन क्लियर है? यस सर। यस।
तो भाई m की वैल्यू -b/a से लेके +b/a के बीच में अगर है तो भाई उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें क्लियर है। तीन चीजें हैं कि भाई इसके इन वैल्यूज पे टेंजेंट होता नहीं है। दूसरी बात, इस पॉइंट पे इस सिनारियो में हमेशा दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस सिनारियो में आपको जो दोनों पॉइंट मिलेंगे वो दोनों के दोनों पॉइंट डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर लाई करेंगे। ठीक, आगे चले। यस सर। अब दूसरा वाला सिनेरियो देखें। अगर मॉड m b/a से बड़ा है, अगर ये b/a से बड़ा है, दैट इज कि m या तो b/a से बड़ा हो जाए या फिर -b/a से छोटा हो जाए, उस सिनेरियो में ये रिजल्ट्स क्या बनेंगे। सबसे पहली बात, देखिए जब ये वाला सिनेरियो है तो इस सिनेरियो में आपका ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्स पे क्वाड्रेटिक बनाया, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया है। यस। पॉजिटिव बन गया है, ये भी पॉजिटिव बन गया है जी। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यस सर। है ना। तो इस सिनेरियो में तो आपका हमेशा आपके लिए तीनों पॉसिबिलिटीज है, तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। डी का 0 होना भी पॉसिबल है, तो डी का 0 होने के लिए मतलब अगर ए बी एम सी में ये वाला रिलेशन हो गया तो मतलब बी 0 हो गया, और एप्लीकेबल भी होगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जी, है ना, वो रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो डी का 0 होना भी पॉसिबल है, डी का नेगेटिव होना भी पॉसिबल है, और डी का ग्रेटर देन 0 होना भी पॉसिबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, line of these slopes can either intersect or touch or no और मतलब does not intersect, ऐसा लिख लो, does not intersect the given hypothesis। बात क्लियर है? यस सर। यस। यस दैट मीन्स इस स्लोप वाली जो लाइनें होंगी वो टेंजेंट भी बन के आ सकती हैं, वो दो जगह पे कट भी कर सकती हैं, और वो ऐसा भी हो सकता है लाइनें कहीं से पास ना करें, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इस वाले सिनेरियो में। मान लीजिए हाइपरबोला ऐसा है, तो लाइन के लिए ये पॉसिबिलिटी भी है बेटा कि वो टच कर जाए, ये टचिंग वाला केस है। और लाइन के लिए ये पॉसिबिलिटी भी है बेटा कि वो दो जगह पे कट करे, मान लो यहाँ पे ऐसे कट कर गया, और लाइन के लिए ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, टच करने की भी, दो जगह पे कट करने की भी, और नो इंटरसेक्शन पॉइंट की, ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
अगर ये एक ऐसा सिनेरियो हुआ कि जिसमें लाइन दो जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे होंगी? लेफ्ट ब्रांच पे दोनों, या दोनों राइट ब्रांच पे, या दोनों ब्रांचेस पे एक एक? दोनों सेम ब्रांच पे होंगे दोनों यस सर, दोनों सेम क्योंकि ब्रांच प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्रूट्स पॉजिटिव आएगा ना, यस क्योंकि ये अगेन ये पॉजिटिव, अब m की वैल्यू b बाई a से ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव, तो x का अगर आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का निकालेंगे तो x के दोनों वैल्यूज क्या आएंगे? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव, तो मतलब x की दोनों वैल्यूज क्या होंगे? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दैट मींस दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो या तो दोनों राइट ब्रांच पे होंगे या फिर दोनों लेफ्ट पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक राइट पे और एक लेफ्ट पे हो जाए। ठीक है सर। हाँ जी, सर पॉजिटिव नेगेटिव से, जैसे अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों लेफ्ट ब्रांच पे होंगे या दोनों राइट ब्रांच पे होंगे। हाँ तो एक्स राइट ब्रांच पे सारे के सारे एक्स वैल्यू पॉजिटिव होंगे ना भाई, वो Yes. वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो एक्स पॉजिटिव है, सीधी सीधी बात है। ओके सर। In case of two intersection points, both points will lie on same branch. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इस वाले सिनेरियो में सारी पॉसिबिलिटीज है जी, है ना? आपका टैंजेंट बन भी सकता है। तो देखो, अब हमने यहाँ पे अगर हमने ये कहा कि भाई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट भी कर सकता है, वो टैंजेंट भी हो सकता है, और वो ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना करे, है ना? तो वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? वो सारी की सारी चीजें सी वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर मैंने सी की वैल्यू इस कंडीशन को होल्ड करता हुआ लिया, है ना, मतलब इस इक्वालिटी को होल्ड करता हुआ लिया, फिर तो क्या होगा? वो लाइन एक्चुअल में टच कर रहा होगा। अगर मैंने सी की वैल्यू इससे कम या ज्यादा ले ली, तो हो सकता है कि लाइन दो जगह पे कट कर जाए, हो सकता है लाइन कहीं पे भी कट ना करे, है ना? तो बच्चों को है ना यहाँ पे ना छोटा सा डाउट सा आ जाता है कि सर मतलब कि जब हमारे लिए m b बाई a से बड़ा है ही, तो फिर तो इसमें वैल्यू डाल के सीधा सीधा आंसर आ तो रहा है, सी की वैल्यू रियल आ तो रही है, तो फिर हम इंटरसेक्टिंग वाला केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या ये वाला केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो ये केस इसलिए डिस्कस हो रहा है बेटा कि टैंजेंट वाली कंडीशन, मतलब एक लाइन को अगर टैंजेंट होना है तो उसके हिसाब से सी की वो पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि उस कंडीशन ऑफ टैंजेंसी से मिलेगी, तब वो टैंजेंट होगा। अगर सी की वैल्यू मैंने उस कंडीशन ऑफ टैंजेंसी को सेटिस्फाई करती हुई वाली ना उठाई, कोई और उठा ली, सी की वैल्यू पिक करना या क्वेश्चन में देना वो तो हमारे हाथ में है ना। जरूरी तो नहीं है ना कि भी सी उस कंडीशन को होल्ड करता हुआ ही मिलेगा, क्या पता कोई क्वेश्चन बनाने वाला कुछ और दे दे। तो अगर सी की वैल्यू उस कंडीशन को होल्ड करती हुई वाली ना हुई तो फिर वो टैंजेंट थोड़ी रहेगा, तो वो इनमें से कोई ना कोई सिनेरियो बन सकता है। समझ में आया? यस सर। यस Yes, sir. अब थर्ड केस, थर्ड कौन सा है? अगर मॉड m Equals to B by b बाय a के बराबर होगा, दैट इज m जो है वो या तो b बाय a के बराबर हो जाए या फिर माइनस b बाय a के बराबर हो जाए। ठीक है जी? उस केस में क्या होगा? उस केस में स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा। यस सर। ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा ना, मतलब अगर आप इस लाइन का और इस हाइपरबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट यस आएगा। सर, एक ही Yes. पॉइंट। है ना?
ठीक है ना, ठीक है। यस और फिर उसमें अगर मान लो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया, मतलब ये डी जीरो करा दिया, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को लगा के अब यहाँ पे m की वैल्यू b बाई रखनी है ना, तो b बाई रखेंगे तो ये जीरो हो गया ना, और c की वैल्यू भी फिर मतलब जीरो आ गई है ना। यस सर यस ये तो जीरो हो ही गया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर अगर हमें उस लाइन को टेंजेंट भी बनाना है ना, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के जब c जीरो आ जाएगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, यस सर जबकि ये तो जीरो नहीं हो पाएगा ना। यस ये कैसे जीरो हो सकता है ना, ये भी Yes, पॉजिटिव sir. नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना, कोई जीरो का तो सवाल ही नहीं पता होता इसका तो, है ना। यस तो इसमें क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में होता है कि अगर हमने c की वैल्यू को जीरो पिक कर लिया, फिर तो ये क्वाड्रेटिक कुछ रहा ही नहीं। इस क्वाड्रेटिक के मतलब इस लाइन के और इस हाइपरबोला के अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो एक्चुअल में कुछ होगा नहीं, बट हाइपोथेटिकली हम लोग बोलते हैं कि इस लाइन का और इस हाइपरबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या ये जो लाइन है, अब d इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, d इक्वल्स टू जीरो लगा के तो किया है हमने, तो कंडीशन लगाई ना, तो ये जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को इनफाइनाइट पे जाके टच करता है। ओके, यस अगर हमने c को जीरो ले लिया तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो हाइपरबोला को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। और अगर c जीरो नहीं लिया, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल करता हुआ नहीं लिया, कुछ और लिया, फिर हम बोलेंगे कि इस लाइन का हाइपरबोला के साथ एक पॉइंट तो रियल मिल रहा है ना, तो एक फाइनाइट पॉइंट मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जो हमें इस लाइन का हाइपरबोला के साथ मिलेगा वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक बार एक बात बताई थी कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक हो, मान लो ऐसा है, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जीरो आ जाए, तो हम लोग जब इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि एक रूट तो रियल आ गया, दूसरा रूट क्या बन गया, इनफाइनाइट बोल देते हैं ना हाइपोथेटिकल। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर यस सर यस सर तो वही जहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। ओके, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। अगर c जीरो है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल करता हुआ तो हम क्या बोलेंगे, लाइन टचेस हाइपरबोला एट इनफाइनाइट। और इस लाइन का नाम भी है जी, नाम है असिम्प्टोट। इसमें p साइलेंट होता है, बोला जाता है असिम्प्टोट। इस असिम्प्टोट के बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। असिम्प्टोट के बारे में एक लेक्चर लगेगा आगे जाके। ओके, और डायग्रामेटिकली चैप्टर को अगर बात कितने लेक्चर पढ़े हैं अभी? लगेगा, अभी तो 4-5 लेक्चर लगेंगे। ओके सर। देखो बाकी सारी चीजें तो रिपीट ही है, जो एलिप्स वाली चीजें होंगी वो तो सारी की सारी चीजें रिपीट है, उनको करने में है ना ज्यादा टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे। और जितनी एलिप्स में सारी चीजें पढ़ी है वो तो है ही, हाइपरबोला में भी प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, वर्ड ऑफ कॉन्टेंट, वो सब तो चीजें हैं एज इट इज, उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट उसके अलावा एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, एक असिम्प्टोट वाला जिसमें मैंने आपको बोला एक लेक्चर लगेगा, और एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टॉपिक। तो ये दो चीजें एलिप्स से एक्स्ट्रा आती हैं, बाकी हाइपरबोला और एलिप्स सब कुछ सेम है। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, असिम्प्टोट्स को ड्रॉ करोगे इस हाइपरबोला के लिए, तो बेटा ऐसे असिम्प्टोट्स आएंगे, ऐसे ऐसा डायग्राम बन के आता है। ओके, ऐसा फिर ये डायग्राम। तो दो लाइंस नहीं है? तो फिर दो ही तो असिम्प्टोट हैं, एक b बाई ए स्लोप वाला, एक माइनस b बाई ए वाला।
दो है कि नहीं है? यस सर। और C0 लिया है तो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है। यस सर। और ये असिम्प्टोट्स ऐसे ही होता है कि जितना दूर आप जाते जाएंगे, मैंने डायग्राम उतने अच्छे नहीं बनाए, लेकिन जितना दूर आप जाते जाएंगे, ये जो ब्लू वाली लाइंस हैं और ये जो ब्लैक कलर का हाइपरबोला है, इनमें गैप कम होता जाएगा, ये और पास में आते जाएंगे। हाइपरबोला और इन लाइंस के बीच का गैप कम होता जाएगा जितना आप दूर जाते जाएंगे। ओके, तो हाइपोथेटिकली हम लोग ये कह देते हैं इनफाइनाइट पे जाके ये मीट कर जाएंगे। और अगर C0 नहीं होगा, अगर C0 नहीं हुआ तो क्या बोला जाएगा? लाइन इंटरसेक्ट्स हाइपरबोला at one finite point and one infinite। इसका बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है ना, बी वाले केस का उतना रोल नहीं रहता है। सिम्प्टोट के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। इस थ्योरी में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर तो जो असिम्प्टोट होता है उस वाले केस में हमारा सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म बचता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसमें अच्छा हम हाँ, कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं आया है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना हाइपोथेटिकली दोनों के दोनों रूट इनफाइनाइट हो गए। यस सर। हाँ जी, इस थ्योरी में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए। है कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जल्दी से, बाकी कल की क्लास में करते हैं, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास में। डन सर। डन सर। दिन डन सर। डन सर। इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन मिल भी नहीं रहे। अच्छा, ये जो सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये जो नोट वाले जो चीजें हैं, ये मतलब मेंस में तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई खास कभी इसका यूज पड़ेगा। तो अगर किसी को है ना याद ना रहे तो चल सकता है ना। तो ये थोड़ा सा गहराई वाला पॉइंट हो गया है, इसकी जरूरत एडवांस में ही पड़ेगी। मेंस के लिए करके चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, जिसको समझ में आ गया। ओके,
बाकी असिम्पटोट के बारे में तो पता होना चाहिए, असिम्पटोट तो हम लोग आगे जाके जब ना पढ़ेंगे थ्योरी तो चीजें सारी समझ में आनी चाहिए। सर असिम्प्टोट में तो टेंजेंट ही होगी ना एक। हाँ मतलब है तो एक टेंजेंट। हो गया ये तो, है ना? सीधा Yes. सीधा ये m की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू लैम्डा है, और इसको लिख लेंगे x स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो a स्क्वायर आपका 5 हो गया, b स्क्वायर आपका 9 हो गया, है ना? तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज 5 तो m स्क्वायर which is 9 माइनस 9, राइट? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जी? एक 6. प्लस माइनस 6। चलिए बेटा सर। डन सर। डन Done, sir. डन सर। So ओके चलिए इसको आप लोग घर पे कर लेना। ओके नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, क्या है जी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला याद है? ये सर क्या था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस का? ए स्क्वायर एम बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी। yes, sir. यस सर। स्टैंडर्ड है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग भी जाएगा, है ना? तो ए स्क्वायर कितना आएगा, इसको डिवाइड कराओगे तो ए स्क्वायर 9 आ जाएगा। एम कितना है -5/12। और सी कितना है? सी को है ना सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले तो। 3/4 है। बिल्कुल, इसको डिवाइड कराओगे तो 3/4 आ जाएगा, है ना? तो सी की वैल्यू 3/4 एंड माइनस बी स्क्वायर कितना है, 1 होगा, और सी अगेन 3/4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। Yes. यस सर। यस यस चलिए ओके बेटा जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Thank- sir. Thank you, sir. कल का टेस्ट का पता लग गया है? यस सर। थैंक यू सर। 12:30 पे टेस्ट है जी। और साथ में अब हाइपरबोला की शीट भी धीरे धीरे स्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट वीक में हम लोग हाइपरबोला का डिस्कशन भी रख लेंगे, ठीक है जी? सर जो ओके सर क्रिटिकल पार्ट है उसका, क्या जो क्रिटिकल पार्ट है क्रिटिकल पार्ट है वो भी तो हाइपरबोला सर। करिए और साथ में क्रिटिकल पार्ट भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग हाइपरबोला वाला जो पार्ट है और क्रिटिकल वाला जो पार्ट है वो दोनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी? Thank you, क्रिटिकल वाले पार्ट में तो आपके कुछ क्वेश्चन पैराबोला के होंगे, एलिप्स के होंगे, कुछ हाइपरबोला के होंगे, है ना? तो जो जो आप पैराबोला एलिप्स के कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, हाइपरबोला वाले छोड़ दीजिएगा। ओके चलिए ओके बेटा जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. thank you.